दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सीक्रेट घर जमाई कहानी में आपका स्वागत है। सुकून एफएम चैनल पर मैं मनदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस कहानी को अपने दोस्तों तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर से जरूर शेयर करना और कहानी सुनते समय एक लाइक जरूर कर दिया करो। दोस्तों, आप लोग ही मेरी हिम्मत हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओगे तो उतनी ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर भी आ रहा हूं। और अगली कहानी अपनी वीडियो के साथ होने वाली है, जिसमें आपको वीडियो भी देखने को मिलेगी। अभी आज आप लोग मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप लोगों को कहानी वीडियो में देखनी अच्छी लगती है या नहीं लगती है, और हम आपको कहानी कब से देना शुरू करें, वो भी वीडियो वाली। बहुत से दोस्त कहते हैं कि वीडियो की कहानी होनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों के लिए एक इंतज़ाम करवाया है जिसमें कहानी आपको वीडियो के साथ मिलेगी। और वो वीडियो होगी जो आपके जो कार्टून के कैरेक्टर होते हैं उनके अंदर वो वीडियो होने वाली है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में कहानी देखनी है या नहीं देखनी है। चलिए, आज के हम सीक्रेट घर जमाई के 61वें एपिसोड में पहुंच गए हैं। दोस्तों, 61 एपिसोड हम सुन चुके हैं। 60 एपिसोड मतलब हमें ये कहानी शुरू किए 2 महीने हो गए हैं। और देखो, समय कितना जल्दी बीतता है, 2 महीने का पता भी नहीं चला। और आपका वैसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कहानी को शेयर भी किया है और कहानी को ज़्यादा प्यार भी किया है। तो इसी तरीके से नई कहानियों को भी प्यार देना और चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे हर चैनल के जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर अपना फेसबुक है या इंस्टाग्राम है। मेरी पर्सनल फेसबुक है, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप उन लिंक्स पर जाकर हमारे और भी चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं सीक्रेट घर जमाई के 61वें एपिसोड को। समर इंदौर अंडरवर्ल्ड के कमान बख्तावर को थमाकर घर आकर कियारा से बात करने के बाद सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको पता चला कि पायल दिल्ली जा रही है, तो वह पागल कुत्तों की तरह उसको मिलने के लिए एयरपोर्ट गया। वो पायल के जाने के लिए दुखी हो गया था। इस दुख के बावजूद भी उसको कियारा के साथ उसके माता पिता को इनविटेशन देने के लिए जाना पड़ा। हालांकि शिवराज और अलिस्का समर के ससुर और सास थे, फिर भी उन्होंने कोई बड़ाई नहीं दिखाई। आखिरकार समर भारद्वाज परिवार से था। शिवराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, समर, तुम चेस मास्टर कैसे बने? लगता है तुमने चेस का बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, मैंने अपने मास्टर से 3 महीने चेस की ट्रेनिंग ली थी। उसके मुंह से 3 महीने का नाम सुनकर शिवराज को गहरा सदमा लग गया। उसका आत्मसम्मान टूट गया था। उसने हैरान होते हुए मन ही मन कहा, क्या सिर्फ 3 महीने? समर, मैं तुम्हारा ससुर हूं, फिर भी तुम्हें मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करने की जरूरत नहीं थी। शिवराज को बुरा लग रहा था। उसने 10 साल से ज्यादा चेस की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उसे इस व्यक्ति ने बुरी तरह से हरा दिया था जिसने सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग ली। शिवराज बहुत दुखी हो रहा था। उसने समर को नाराजगी से देखा। शिवराज की नाराजगी भरी नजर देखकर समर को भी अजीब सा लगा। उसने मन ही मन कहा, ससुर जी, ये आप मुझे कैसी नजरों से देख रहे हैं? आप लड़की नहीं हो जो इतने नाराज हो रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको शादी का वादा करके छोड़ दिया हो। सिर्फ एक व्यक्ति ही जानता है कि शिवराज क्या सोच रहा है, और वो थी अलिस्का। शिवराज की पत्नी होने के नाते वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि शिवराज चेस से कितना प्यार करता था और वो उसके खून में था। अलिस्का मुस्कुराई और समर से बोली, समर, तुम चेस में बहुत अच्छे हो, क्या तुम अपने ससुर जी को भी सिखा सकते हो? वो जानती थी कि शिवराज समर से इस बारे में पूछना चाहता था, लेकिन ससुर होने के नाते उनसे हार जाने के कारण शिवराज को पूछने में शर्म आ रही थी। इसलिए अलिस्का ने उसकी मदद की। अलिस्का की बात सुनकर शिवराज ने उसे प्यार से देखा। वो उसके बारे में और जानना चाहता था, लेकिन पूछने में बहुत शर्म आ रही थी। उसकी पत्नी ने उसकी बात करके मदद कर दी। समर ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और अपने ससुर को चेस की ऐसी ऐसी चालें सिखाई कि शिवराज हैरान रह गया।
शिवराज ने एक्साइटेड भरे चेहरे के साथ अपने पैर पर थपथपाते हुए कहा, समर, तुमने जो ये चालें बताई है, जिस ढंग से बताई है, ऐसा तो मैंने पूरी उम्र में नहीं देखा। तुम सच में एक चेस मास्टर हो। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, ये तो बस मेरी थोड़ी सी समझ है। चेस का ज्ञान वापक बहुत गहरा है। अगर आप अपने दिमाग को इकट्ठा करके सामने वाले की चालों पर ध्यान रखोगे तो आपको वो हरा नहीं पाएगा और आप इसमें माहिर हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर शिवराज ने सिर हिला दिया। वो सहमत हो गया। शिवराज ने प्रशंसा भरी नजरों से समर को देखा। उसका दामाद कोई साधारण इंसान नहीं था, लेकिन जब शिवराज ने संचित को देखा तो वो उदास हो रहा था। उसकी बेटी और दामाद दोनों बहुत होशियार थे, लेकिन उसका बेटा बहुत बेवकूफ था। इसके बाद सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया। डाइनिंग टेबल पर उसके ससुर एक छात्र की तरह उसके चेस से जुड़े तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। समर ने अपने ससुर के हर एक सवाल का जवाब दिया। समर जितना जवाब देता जा रहा था, उसके ससुर उसे उतने ही ज्यादा से जलन महसूस कर रहे थे। अंत में शिवराज ने समर से लगभग मास्टर बनने के लिए पूछ ही लिया, लेकिन ये देखते हुए समर उनका दामाद था। उसे मास्टर बनना उचित नहीं लगा, लेकिन शिवराज समर के प्रति बेहद सम्मान रखता था। खाने के बाद समर ने सास ससुर से थोड़ी सी बातचीत की, शादी का इनविटेशन दिया और शादी की तारीख 3 दिन के बाद बता दी। 3 दिन बाद जब वो इंदौर के सन एंड मून होटल में अपनी शादी ऑर्गेनाइज कर रहे थे। सन एंड मून होटल अग्रवाल परिवार की ही एक 7 स्टार प्रॉपर्टी थी। उनके बेटे की शादी हो रही थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो अपने ही होटल में ये शादी के लिए अरेंजमेंट कर रहे थे। सारी बातें करने के बाद समर और कियारा उठकर चले गए। उन्हें अभी भी दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ जाकर इनविटेशन कार्ड देना था। उनके लिए पहले से शिवराज और अलिस्का ने समर से कहा, समर, जब भी टाइम मिले मिलने आ जाया करो बेटा। ये कहते हुए वो खुद उन्हें उनकी कार तक छोड़ने गई। वो समर से मिलकर बहुत खुश थी। वहीं बेचारा संचित, पहले तो उसे एक प्रतिभाशाली बच्चे की तरह देखा जाता था, लेकिन समर के आने के बाद उसके पिता ने उसे पूछा तक नहीं। उसे लगता था कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो समर से कमतर नहीं रहे। इससे वो उदास हो गया था। रंग रूप के मामले में भी वो समर से कमतर ही था। कद काठी में भी छोटा था, बुद्धि में भी छोटा था। उधर अग्रवाल विला के बाहर निकलते ही समर बीएमडब्ल्यू की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कियारा उसके बगल में बैठी। दोनों ने कियारा के मम्मी पापा को अलविदा कहा और वहां से निकल गए। चलते चलते कियारा ने समर को शाबाशी देते हुए कहा, जानू, आज आपने बहुत अच्छा बिहेव किया मेरे मम्मी पापा के साथ। मैं इससे बहुत खुश हूं कि आप भी मम्मी पापा को पसंद आए। समर के आज के प्रदर्शन के बाद वो बहुत अच्छी संतुष्ट थी। उसने न सिर्फ उसके भाई को सबक सिखाया, बल्कि उसके पिता को भी उससे जलन करने पर मजबूर कर दिया। उसे बहुत अच्छा लगा। जब वो सुबह समर के साथ अपने मम्मी पापा से मिलने जा रही थी, तो वो बस यही चाहती थी कि उसके माता पिता उसके बारे में अच्छा सोचें। वहीं उसकी बात सुनकर समर हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, हनी, मेरे इस अच्छे बिहेव के लिए मुझे कुछ इनाम तो मिलेगा, है ना? उनकी शादी में अभी 3 दिन बाकी थे। हालांकि समर अभी उसके साथ एक बिस्तर शेयर नहीं कर सकता था, फिर भी किस तो कर ही सकता था। क्यारा भी उसकी बात सुनकर समझ गई कि वो क्या चाहता है, इसलिए उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा, जान, आप अभी गाड़ी चला रहे हैं, मैं घर पहुंचते ही आपको आपका इनाम दे दूंगी। लेकिन समर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हनी, घर पर पहुंचने का इंतजार कौन करेगा? हम चलते चलते गाड़ी में किस करेंगे। यह ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा, बिल्कुल जैसा हिंदी फिल्मों के हीरो हीरोइन करते हैं। उसके बाद सुनकर कियारा हैरान रह गई, शर्मा भी रही थी। उसने शर्माते हुए कहा, नहीं जान, अगर ऐसा कुछ करते हुए पुलिस ने देख लिया तो क्या होगा? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, पुलिस को मैं खुद देख लूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। ये कहते हुए उसने एक हाथ स्टीयरिंग व्हील थामा और दूसरा हाथ कियारा की कमर के इर्द गिर्द डालते हुए उसकी अपनी ओर खींच लिया। कियारा समर की ताकत की वजह से उसे रोक नहीं पाई। वह भी आधी ही समर की गोद में थी। इसके बाद समर ने इसका एक पैर पकड़ा और अपने दूसरी तरफ निकाल दिया। दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ था। समर कियारा की आंखों में देख रहा था। तभी कियारा ने मन ही मन कहा,
मतलबी इंसान। हम अभी कार में हैं। हालांकि कियारा उसे मना करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी वो समर को रोक नहीं पाई। समर धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ा और उसने कियारा के नरम कोमल होठों पर होठ रख दिए। ये प्यारा, कोमल और सुकून देने वाला किस था। ये सोचकर कि वो गाड़ी में कियारा को सूम रहा है और समर बहुत जोश में था। जब वे लाल बत्ती पर पहुंचे तो समर ने गाड़ी रोकी और कियारा अभी भी उसकी गोद में बैठी थी। तभी एक आदमी ने उनकी गाड़ी का आगे का शीशा तोड़ दिया। शीशे के कुछ टुकड़े उठकर गाड़ी पर आ गिरे। समर चौंक गया। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर कियारा का चेहरा ढक लिया। हालांकि समर ने कियारा को ज्यादातर कवर कर लिया था, फिर भी शीशे के कुछ टुकड़े कियारा के हाथ पर लगे। इसे उसके हाथ पर एक छोटा सा कट भी लग गया। तुरंत खून बहने लगा। कियारा घायल होने की कगार पर थी। वो दर्द से कराह रही थी। उसका दर्द भरा चेहरा देखकर समर का दिल दुखी हो गया। शुक्र है कि समर कियारा का चेहरा शीशे से छुपा पाया था, वरना उसके चेहरे पर खरोंच आ जाती। और समर ने प्यार से पूछा, हनी हनी, क्या तुम ठीक हो? कियारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, बस मेरे हाथ पर छोटा सा कट लग गया है, थोड़ा दर्द हो रहा है। कियारा का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। वो इस बात से चौंक गई थी कि ठीक उसी समय जब वो किस कर रहे थे, सामने का शीशा टूट गया। समर ने एक टिश्यू निकाला, कियारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, लाओ, मैं तुम्हारे हाथ का खून पोंछ देता हूँ। ये कहते वो उसके हाथ को पोंछने लगा। कियारा बेहद नाजुक थी। कियारा का हाथ कुछ ही पल में साफ हो गया और उसके हाथ पर एक छोटा सा निशान था। समर ने उसे ढकने के लिए एक पट्टी बांधी। शायद यही बात उस बुजुर्ग ने पहले कही थी, खून देखना समर की किस्मत में है। समर की भौहें तन गई। उसे अचानक याद आया कि मोंक ने, मास्टर ने क्या कहा था। उन्होंने उसे कहा था कि समर के अपनों का भविष्य में खून बहेगा। अब कियारा का हाथ शीशे से जख्मी हो गया था, खून बह रहा था। इसे तो गिना जाना चाहिए, है ना? कियारा का हाथ साफ करने के बाद समर के सामने रोड की तरफ देखा। शीशा तोड़ने वाला आदमी परसों का एक गुच्छा लिए भाग रहा था। उसको देखते हुए समर गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, अरे, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी का कांच तोड़ने की? उसने मेरी पत्नी का हाथ भी घायल कर दिया। वो आदमी जाहिर तौर पर पर्स चुरा रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। समर को उसकी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन उसने उसकी कार का शीशा तोड़ दिया और अपनी पत्नी का हाथ घायल देखकर इतना हैरान था। समर ने कियारा से कहा, जान, तुम थोड़ी देर गाड़ी में बैठो, मैं उस आदमी की थोड़ी खातिरदारी करके आता हूं। ये कहते वो गाड़ी से उतरा और आदमी की तरफ दौड़ने लगा। इसी बीच वर्दी पहने एक पुलिस वाली भी उस आदमी की तरफ दौड़ रही थी। वो पुलिस वाली बेहद खूबसूरत थी। उसका चेहरा नाजुक, गोरी त्वचा और गठीला शरीर था। इससे एक आकर्षक एहसास हो रहा था। समर ने जब उसे देखा तो वो चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इस पुलिस वाली को यहाँ देखेगा। वो पुलिस वाली कोई और नहीं बल्कि जिया शेखावत थी, समर की अच्छी दोस्त। समर ने भागते हुए उससे पूछा, जिया, तुम इतनी तेज क्यों भाग रही हो? जिया का ध्यान सामने वाले आदमी पर था। उसने समर का ध्यान नहीं किया और जब वो आखिरकार समर ने उससे बात की तो उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि समर भी उसके साइड में भाग रहा था। समर को देखते ही जिया की आंखें खुशी से भर गई। जिया की खुशी से समर की तरफ उसने देखते हुए कहा, समर, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। वो सामने जो आदमी भाग रहा है वो एक अपराधी है, उसे जल्दी से पकड़ने में मेरी मदद करो। उस आदमी ने अभी अभी एक पर्स चुराया था। पर्स चुराकर भाग रहा था और जिया ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज था। लेकिन अब जब समर मिल गया था तो उसको ये पता चल गया था कि वो उसको तो जरूर पकड़ लेगी। समर ने गुस्से से कहा, जिया, चिंता मत करो, इस आदमी ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इसकी वजह से मेरी पत्नी के हाथ पर खरोच लग गई। मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। लेकिन समर की पत्नी की बात सुनकर जिया ने अपना सिर घुमाया और देखा कि पीछे गाड़ी में कियारा भी बैठी थी। ये देखकर उसका दिल दुख गया। जिया उदास थी क्योंकि वो समर को पसंद करती थी, लेकिन उसकी एक पत्नी थी। खैर, जिया ने उदासी दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया और अपराधी का पीछा करने लगी। वहीं समर का चीते की तरह भाग रहा था। वो तुरंत अपराधी के पास पहुंच गया और वो जिया से बहुत तेज था। पलक झपकते ही वो उस आदमी के पास पहुंच गया। अपराधी को हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसके सामने एक आदमी आ गया था। उस आदमी ने
पर्स हाथ में लिए हुए कहा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे मत रोको। अपराधी बेहद खूंखार था। इससे पहले को कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार जब वो अपना दुष्ट चेहरा दिखाता तो आमतौर पर वो लोग उससे डर जाते और रास्ते से हट जाते। लेकिन इस बार उसने देखा कि सामने वाला आदमी, मतलब समर, अभी भी मुस्कुरा रहा था। समर ने उस आदमी के पेट पर एक जोरदार किक मारी और उसकी छाती पर पैर रखते हुए समर ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत तेज हो? मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? उस आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। वो सदमे में भर गया था। समर बहुत ताकतवर था और एक ही किक में उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने उसको रिएक्ट करने का कोई मौका भी नहीं दिया। उसने याद करने की कोशिश की। उसने भागने के लिए कई गाड़ियों के शीशे तोड़े थे, लेकिन इस आदमी की गाड़ी कौन सी थी? हालांकि वो डरा हुआ था, फिर भी उसने धमकी देने की कोशिश की। अपना पैर हटाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं पर्स स्नैचिंग गैंग का हिस्सा हूं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर्स स्नैचिंग गैंग इलाके के बदमाशों की एक गैंग थी, जो मुख्य रूप से पर्स छीनने पर अपना काम करते थे। लेकिन उस आदमी की धमकी सुनकर समर को और भी गुस्सा आ गया। उसने अपना दाहिना पैर उस आदमी की बाईं कोहनी पर रखा और वो तोड़ दी और कहा, पर्स स्नैचिंग गैंग वाकई डरावना है ना? अब मैं देखता हूं कि अगर तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूं तो तुम और पर्स कैसे छीनोगे। वो आदमी दर्द से चिल्लाया, आह मेरी कोहनी। उसने डर भरी आंखों से समर को देखा। वो बहुत डरा हुआ था। जब भी किसी भी व्यक्ति को वो अपने गिरोह में बारे में बताता था तो सभी लोग डर के मारे पीछे हट जाते थे और उसे जाने के दे देते थे। लेकिन इस आदमी ने तो उसकी बाह भी तोड़ दी। जब जिया वहां पर पहुंची तो उसने उस आदमी की चीख सुनी। उसने देखा कि समर ने उस आदमी की कोहनी तोड़ दी, बुरी तरह से मसल दिया था उसको। जिया ने समर को घूरते हुए कहा, समर तुम कुछ ज्यादा ही हिंसक हो। उसके लिए आदमी अपराधी था, लेकिन उसका अपराध इतना भी बड़ा नहीं था कि उसकी कोहनी तोड़ दी जाए। समर ने उस आदमी को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, जिया, इसे अभी खुश होना चाहिए। मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ, इसलिए मैं अभी किसी की जान नहीं ले सकता। इसको मैंने सिर्फ कोहनी तोड़कर छोड़ दिया है, इसकी जान तो बख्श दी है। समर के स्वर में किलिंग इंटेंट तो था। वो आदमी और भी ज्यादा उसको देखकर डर गया था। लेकिन तभी जिया ने बोहें चढ़ाते हुए समर से पूछा, समर, तुमने तो कहा था कि कियारा तुम्हारी पत्नी है, फिर तुम दोबारा शादी क्यों कर रहे हो? अब मुझे ये मत कहना कि तुम किसी और लड़के से शादी कर रहे हो। जब कियारा हॉस्पिटल में थी तो जिया को पता चल गया था कि समर की पत्नी कियारा ही है। लेकिन अब समर ने कहा कि वो शादी करने वाला है, तो इससे जिया उलझन में पड़ गई। वो सब कहते हैं कि मर्दों को हर औरत पसंद आती है जिसे वो देखते हैं, इसलिए जिया सोच रही थी कि शायद समर भी ऐसा ही था। जिया के हाव भाव देखकर समर स्वाभाविक रूप से समझ गया कि वो क्या सोच रही है। उसने जिया को समझाते हुए कहा, जिया, मेरी और कियारा की शादी है। पहले हमने सिर्फ कोर्ट मैरिज की थी, अब हम दोनों ग्रैंड मैरिज कर रहे हैं। जिया ने सिर हिलाते हुए कहा, ओह, ऐसा क्या? वो समर की बात समझ गई थी। दोनों फॉर्मल शादी पहले कर लिया था और अब जिया थोड़ी सी उदास तो थी। पहले तो वो समर को देखकर खुश होती थी। जिया ने समर को नाराजगी से देखा और कहा, कब है तुम्हारी शादी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझे अपनी दोस्त नहीं समझते जो तुमने मुझे इनविटेशन कार्ड तक नहीं दिया अपनी शादी का? जिया का सवाल शिकायत भरा था। दोनों के बीच का रिश्ता वाकई बहुत गहरा था। समर ने ही उसे करीम भाई और वन आई के ऐसे किडनैपर से बचाया था। दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड एक दूसरे का साथ किया था और वो खुश नहीं थी क्योंकि समर ने उसे बताया भी नहीं। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी 3 दिन और है। मैं अभी अभी अपने सास ससुर के घर से आया हूँ। हमने पहला इनविटेशन कार्ड उनको ही दिया है। मैं तुम्हें भी इनविटेशन कार्ड देने आने वाला था, लेकिन अब जब हम यहाँ मिल ही गए हैं तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना है। ये लो अपना इनविटेशन कार्ड और शादी सन एंड मून होटल में आ जाना। ये कहते हुए उसने अपनी पॉकेट में से एक इनविटेशन कार्ड निकाला। डार्क पासपोर्ट बुक के साइज का था और इसलिए पॉकेट में आराम से आ जाता था। वहीं समर और जिया की बातों को देखकर अपराधी भागने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि वो दोनों तो बातों में बिजी हैं, उसके पास भागने का अच्छा मौका है। लेकिन जैसे वो खड़ा हुआ, समर ने उसे किक मारकर दोबारा नीचे गिरा दिया। समर ने गुस्से में उसको घूरते हुए कहा,
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? ये कहते हुए समर उस आदमी के पसलियों पर चढ़ गया। उस आदमी ने निराश होकर समर की तरफ देखा। वो युवक बहुत पावरफुल था और तभी समर ने जिया की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, मैं इस आदमी को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, संभालो इसे, अब मुझे जाना है। इसके बाद समर अपनी गाड़ी के पास वापस आ गया। कियारा के साथ गाड़ी डीलर के पास ले गया और ताकि आगे का शीशा ठीक करवाया जा सके। सब कुछ जाने के बाद शाम के 7 बज चुके थे। शाम के 7 बजे इस समय बहुत से लोग खाना खा रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो किसी को भी इनविटेशन कार्ड नहीं देने जा सकते थे। इसलिए दोनों ने आज आराम करने और अगले दिन जाने के लिए फैसला कर लिया। कियारा के हाथ में चोट लगने के कारण रात का खाना समर ने बनाया और अपने हाथों से कियारा को खिलाया। सच कहूं तो कियारा खुद खाना खा सकती थी, लेकिन समर ने उसको जबरदस्ती खाना खिलाया। डिनर के बाद दोनों थक गए थे। उन्होंने गरम गरम पानी से नहाकर वो फिर सो गए। अगले दिन सुबह जब सूरज खूब चमक रहा था, दिन भी बहुत आज का खूबसूरत था, समर और कियारा दोनों जल्दी से उठ गए। नाश्ता करने के बाद वो अपने अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को शादी के इनविटेशन कार्ड देने के लिए जाने का प्लान बना रहे थे। उन्होंने आज पूरा दिन इंदौर में अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को इनविटेशन कार्ड देने का फैसला किया। फिर कल दिल्ली भारद्वाज परिवार को इनवाइट करने का फैसला किया। समर की भारद्वाज परिवार से बनती तो नहीं थी, लेकिन वह परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए उसे रिवाज के अनुसार उनसे मिलने और उन्हें इनवाइट करने तो जाना ही था। जाहिर है वो सिर्फ उन्हें शादी की सूचना देने दिल्ली जा रहा था। ये उन पर निर्भर था कि वो आए या ना आए। अगर वो आए तो उनका उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अगर नहीं तो वो उनसे नाराज भी नहीं होगा। दिल्ली जाने के बारे में सोचते हुए समर गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि उसे पता था कि पायल भी दिल्ली ही गई है। वो सोच रहा था कि अगर वो कल वहां जाएगा तो क्या पायल से मिल पाएगा। समर जानता था कि पायल दिल्ली के कपूर खानदान की प्रिंसेस थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका उससे मिलना सही रहेगा या नहीं, और क्या कियारा इससे नाराज तो नहीं होगी। तभी समर को बेसुध देखकर कियारा ने अपने रसीले होठ खोले और पूछा, जान, क्या हुआ, क्या चल रहा है आपके मन में? उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिल्ली का नाम सुनते ही समर किसी सोच में डूब गया, लेकिन उसकी बात सुनकर समर के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। और वो ये क्या भी कह सकता था। अब कियारा को तो ये बता नहीं सकता था कि वो कल पायल से मिलना चाहता है। अगर वो ये कहेगा तो कियारा को जरूर बुरा लगेगा। उसे पता था कि कियारा की पायल से बिल्कुल भी नहीं बनती। और अब जब समर ने कुछ नहीं कहा तो कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो छोड़िए इन सभी बातों को, चलिए अब हम निकलते हैं। इसके बाद वो दोनों घर से निकले और कुछ गिफ्ट्स लेने सुपरमार्केट चले गए। फिर वो सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के घर शादी के इनविटेशन कार्ड देने के लिए चले गए। उन्हें इनविटेशन कार्ड बांटने में ज्यादा समय नहीं लगा। दोपहर तक उन्होंने काम पूरा कर लिया। दूसरे शहरों में रहने वाले रिश्तेदारों को उन्होंने फोन पर ही इनवाइट करने का फैसला कर लिया था। शादी के सारे इनविटेशंस देने के बाद समर और कियारा ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच किया। उसके बाद दोनों शादी की शॉपिंग करने के लिए, शादी का जोड़ा खरीदने जाने के लिए मार्केट जा रहे थे। लेकिन तभी कियारा को इंडस्ट्री से फोन आया कि कल एक इमरजेंसी मीटिंग है। सीईओ होने के नाते कियारा को उसमें शामिल होना है। कियारा के पास समर से माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर वो मीटिंग के लिए गाड़ी लेकर निकल गई। वहीं समर अब सड़क पर उबा हुआ भटक रहा था, तभी उसे अचानक हिमांशी का ख्याल आया। समर को याद आया कि जब पायल इंदौर में थी तो उसने उसे हिमांशी का ख्याल रखने और कभी कभार उससे मिलने के लिए कहा था। पायल के दिल्ली वापस जाने के बाद हिमांशी इंदौर में अकेली रह गई थी। समर ने हिमांशी से मिलने का फैसला किया। तभी उसे याद आया कि हिमांशी ने उसे बताया था कि वो इंदौर यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की स्टडी कर रही है, इसलिए इस समय उसको क्लास में होना चाहिए। इसलिए वो इसने एक टैक्सी रोकी, इंदौर यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़ा। लगभग आधे घंटे में समर इंदौर यूनिवर्सिटी पहुंच गया। कुछ लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में टहल रहे थे, कुछ पेड़ के नीचे पड़ रहे थे तो कुछ घास पर टहल रहे थे। खेल के मैदान में बास्केटबॉल कुछ लोग भी खेल रहे थे। जब समर ने सभी स्टूडेंट्स के चेहरों पर खुशी देखी तो उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव उभर आए। वो 8 साल की उम्र से ही शैडो ग्रुप में चला गया था,
इसलिए उसने कभी यूनिवर्सिटी जाने का नहीं मौका मिला था। उसने तो बस मेडिकल स्किल्स और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी। समर चलते चलते हिमांशी की क्लास में चला गया। ऐसे बीच हिमांशी की क्लास में प्रेमालाप चल रहा था। एक हैंडसम सा लड़का हाथ में एक गुलाब का गुलदस्ता लिए हिमांशी के सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए हिमांशी से कहा, हिमांशी, ये गुलाब ले लो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो खूबसूरत लड़का सिर्फ 18 साल का था, लेकिन उसने शानदार कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक आईफोन था और जाहिर था कि वो अमीर था। उसने हिमांशी को जलती हुई आंखों से देखा और उसकी आंखों में प्रशंसा की भावनाएं उमड़ रही थी। वह पूर्व भाटिया था, इंदौर के भाटिया परिवार का यंग मास्टर। भाटिया परिवार अभी अभी इंदौर के 4 बड़े परिवारों में शामिल हुआ था, जो अविश्वसनीय रूप से पावरफुल था। इंदौर यूनिवर्सिटी में पूरव एक सेलिब्रिटी था और जो जो चाहे वो पाना चाहता था। लड़कियां उसकी बहुत प्रशंसा भी करती थी। हालांकि पूरव को पसंद करने वाली लड़कियां की संख्या बहुत थी, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक लड़की पर आया हुआ था, और वो थी हिमांशी। हिमांशी यूनिवर्सिटी की सबसे अट्रैक्टिव लड़की थी, इसलिए वो उस पर डोरे डाल रहा था। हिमांशी ने भौहें चढ़ाई। उसकी खूबसूरत आंखों की चमक घृणा में बदल गई। उसके कुछ कहने से पहले ही पीछे से एक छोटे बालों वाला एक लड़का खड़ा हो गया। छोटे बालों वाले लड़के ने गुस्से में कहा, पूरव, हिमांशु को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए चुपचाप यहां से बाहर निकल जाओ। उसे भी हिमांशी बहुत पसंद थी, इसलिए वो खुशी को भी उसके पास आने नहीं देता था। अगर समर वहां होता तो वो दंग रह जाता, क्योंकि छोटे बालों वाला वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कियारा का छोटा भाई संचित था। संचित हिमांशी के साथ एक ही क्लास में था। उसे हिमांशी पसंद थी। पूरव अचानक अवाक रह गया। उसे संचित के बीच में आने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो हिमांशी को प्रपोज कर रहा था। पूरव ने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, संचित, क्या तुम पागल हो गए हो? जब मैं हिमांशी से बात कर रहा हूं तो बेहतर होगा कि तुम बीच में मत बोलो, चुपचाप यहां से निकल जाओ। संचित ने ठंडे स्वर में कहा, पूरव, ये नौटंकी बंद करो। हिमांशु को तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इतनी बेशर्मी से उसका पीछा मत करो। वो अपनी ड्रीम गर्ल के सामने डरपोक नहीं दिखना चाहता था। पूरव ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, संचित, लगता है तुम लड़ाई मोल लेना चाहते हो। संचित ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, लगता है तुम ही लड़ना चाहते हो, तो फिर ठीक है, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। यह कहते हुए उसने अपनी आस्तीन चढ़ा ली। वहीं समर क्लास में घुसते ही दौड़कर फिर से बाहर निकल गया। संचित और पूरव हिमांशु को लेकर झगड़ा कर रहे थे। समर क्लास में जाते ही संचित और पूरव के बीच में झगड़े में फंस जाता। जाहिर है हिमांशी ही उनके झगड़े की वजह थी, जो उसे अजीब लगा। समर के लिए सिरदर्द की बात यह थी कि वह न सिर्फ संचित का जीजा था, बल्कि हिमांशी का भी। हालांकि समर संचित का जीजा था, लेकिन उसका संचित की मदद करने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि संचित ने उसके ससुर के सामने उसका मजाक उड़ाया। संचित कियारा के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इसी बीच पूरव ने अपनी जैकेट उतारी और अपनी मजबूत मांसपेशियों सबको दिखाई, फिर संचित की तरफ चल पड़ा। संचित काफी दुबला पतला था, फिर भी हिमांशी के सामने खुद को साबित करने के लिए पूरव की तरफ चलने लगा। पूरव भड़क उठा। उसके शरीर की सारी मांसपेशियां सिकुड़ गई। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और संचित को एक जोरदार पंच मारा। संचित कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए उसने भी पूरव को एक पंच मारना शुरू कर दिया। हालांकि पूरव का पंच ज्यादा तेज था। जैसे वो संचित को लगा, उसने उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया। जाहिर था कि संचित पूरव से कमजोर था, इसलिए वो उसका एक भी वार नहीं झेल पाया था। ये देखकर आसपास के लोग भी चर्चा करने लगे थे। भीड़ में खड़े एक लड़के ने कहा, अरे पूरव तो बहुत मजबूत है, उसने संचित को सिर्फ एक वार में हरा दिया। पास में खड़े एक लड़के ने और कहा, हाँ ये तो पक्का है, पूरव एक मार्शल आर्ट फाइटर है, उसे संचित जैसा कोई भी आम आदमी कैसे हरा सकता है। एक और लड़के ने कहा, अरे संचित कितना घटिया इंसान है, वो हिमांशु और यंग मास्टर पूरव के बीच कैसे आ गया। कितनी शर्म की बात है भाई, हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसा नहीं होता। सभी लोग संचित को व्यंग्यात्मक निगाहों से देख रहे थे, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया। इसलिए गुस्से में संचित पूरव की ओर दौड़ा। वो पंच मारने और पूरव को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया था।
संचित को अपनी तरफ आता हुआ देखकर पूरव की हंसी छूट गई। उसकी आंखों में एक ठंडी सी चमक आई। पूरव एक मार्शल आर्ट फाइटर था और अपने परिवार के साथ लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा था। इसलिए वो समझ गया था कि संचित एक नॉर्मल सा लड़का है जिसे लड़ाई के बारे में कुछ पता भी नहीं है। पूरव ने अपना दाहिना पैर थोड़ा सा उठाया और पैर का सिरा आगे की ओर किया। वो संचित पर जानलेवा हमला करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही संचित पूरव के पास पहुंचा और पंच मारने ही वाला था, पूरव ने अचानक अपने दाहिने पैर से किक मारी। किक संचित के पेट पर जोर से लगी और वो जमीन पर गिर गया। संचित की पीठ जमीन से टकराई। एक जोरदार आवाज आई। आसपास मौजूद सभी लोग संचित पर हंस पड़े। ये बहुत शर्मनाक था। संचित पूरव को छू भी नहीं पाया। संचित का चेहरा पीला पड़ गया था। जैसे वो उठने की कोशिश कर रहा था, पूरव अचानक आगे बढ़ा और उसके संचित के चेहरे पर पैर रख दिया। पूरव ने संचित के चेहरे पर पैर रखकर उसके इंसल्ट करते हुए कहा, संचित, तुम मेरा एक भी वार नहीं झेल सकते, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिमांशी और मेरे बीच में आने की, कमीने। उसकी बात सुनकर संचित पागल हो गया, क्योंकि वो जमीन पर लेटा हुआ था और उसका पूरा चेहरे पर पूरव का पैर था। कितनी शर्म की बात थी। अब किसी को भी वो अपना चेहरा कैसे दिखाएगा। आज का दिन उसके लिए सबसे इंसल्टिंग दिन था। वो इस समय खुद को मार डालना चाहता था। संचित जानता था कि पूरव एक मार्शल आर्ट फाइटर था और वो एक आम लड़का था। संचित ने आसपास के क्लासमेट्स की तरफ देखा, ये उम्मीद करते हुए कि वो कुछ मदद करेंगे। हालांकि जो क्लासमेट्स उसकी चापलूसी करते थे, वो सभी पीले पड़ गए थे। डर के मारे पीछे हट गए। किसी को भी संचित की मदद करने की हिम्मत नहीं हुई। सब जानते थे कि पूरव इंदौर के 4 बड़े परिवारों में से एक है। वो भाटिया परिवार का यंग मास्टर था। मेहरा और शर्मा परिवार के खत्म हो जाने के बाद भाटिया परिवार हाल ही में 4 बड़े परिवारों में शामिल हो गया था। वह एसोसिएशन रूप से पावरफुल और अमीर था। आसपास के लोग काफी समझदार थे। वो जानते थे कि 2 यंग मास्टर्स के बीच की लड़ाई है। वह ना तो पूरव को नाराज कर सकते थे, ना ही संचित को। बाकी उन्होंने ये भी सुना था कि पूरव के कुछ गुंडों से भी संबंध थे। तभी पूरव ने गुस्से में कहा, संचित, दूसरों से मदद की उम्मीद मत रखो। आज मैं तुम्हें तब तक थप्पड़ मारूंगा जब तक तुम मर ना जाए। अग्रवाल परिवार के लोग सब बेवकूफ हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमसे मुकाबला करने की। पूरव ने फिर अपना जूता निकाला और संचित के मुंह पर दे मारा। उसका जूता लगते ही संचित का चेहरा तुरंत सूज गया। जूते के मुंह पर पड़ते ही संचित की आंखें शर्म से भर गई। हालांकि पूरव ने उसे बहुत जोर से पीटा था और इसीलिए वो उठ भी नहीं पा रहा था। संचित हताश था, न सिर्फ इसलिए कि उसकी इंसल्ट हो गई, बल्कि इसलिए भी कि उसे दूसरों से कोई मदद नहीं मिली। समर दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी भौहें टेढ़ी हो गई, आंखों में संतोष था। उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, अरे ये तो हद हो गई। पूरव की बात समर को रास नहीं आई। अगर उसे हिमांशी के लिए संचित से लड़ना होता तो वह संचित के चेहरे पर जूता मारने की बजाय उसे पीट सकता था। पूरव के संचित के चेहरे पर जूता मारने से समर को कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन जब पूरव ने अग्रवाल परिवार के लोगों को बेवकूफ कहा तो समर को गुस्सा आ गया। कियारा अग्रवाल परिवार की बड़ी बेटी थी। पूरव ने अग्रवाल परिवार के लोगों को बेवकूफ कहा तो इसका मतलब था कियारा को भी बेवकूफ समझता था, जिससे समर बहुत नाराज हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, बस करो अब। समर की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग चौंक गए। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। वो सोच रहे थे कि ये कौन है जिसने पूरव को टोकने की कोशिश की, लेकिन समर ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्लास के अंदर एंटर हो गया और पूरव के पास गया और ठंडी आवाज में बोला, उसे जाने दो। पूरव ने घमंड में कहा, अब तुम कौन हो यार? देख, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। समर को देखकर संचित और हिमांशी दोनों के चेहरे के भाव बदल गए। उनकी आंखों में हैरानी की झलक थी। संचित समर को देखकर इसलिए हैरान था क्योंकि उसने पूरव से उसे छोड़ने के लिए कहा था। वहीं हिमांशी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जीजू उसकी क्लास में खड़े थे। उसे यकीन नहीं था कि वो यहाँ क्यों आई हैं। तभी समर ने एक बार और भौहें चढ़ाई और ठंडी आवाज में कहा, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, उसे जाने दो। लेकिन पूरव ने फिर एरोगेंट होते हुए कहा, क्या बकवास है यार, तुम हो कौन और तुम्हारी बात मानकर मैं उसे क्यों जाने दूं? पूरव की बात सुनकर समर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पूरव के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। पूरव का चेहरा तुरंत लाल हो गया, बुरी तरह से सूज भी गया।
उसके मुंह के कोने से खून भी बहने लगा। अपना चेहरा पकड़े हुए पूरव हैरानी से समर को देख रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी यह आदमी उसके चेहरे पर थप्पड़ मारेगा। ऐसे लोगों के सामने थप्पड़ पड़ना सबसे बड़ी इंसल्ट की बात थी। उसने गुस्से में कहा, कमीने, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने की? उसकी बात सुनकर समर ने उसे एक ठंडी नजर से देखा और कहा, अपना बदबूदार मुंह बंद रखो। ये कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और बार बार उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसका चेहरा नाक पकोड़े की तरह सूज गया था। आंखें भटकी हुई लग रही थी। मुंह से खून बहने लगा था। दांत खटखटा रहे थे। जो लड़का 5 मिनट पहले हीरो दिख रहा था वो अब भिखारी से कम नहीं था। पुरव ने गुस्से में कहा, तुम तुम कमीने, मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी बात सुनकर समर को भी गुस्सा आया। उसने अपना पैर उठाया और पुरव के पेट पर एक जोरदार किक मारी। किक इतनी मजबूत थी कि वो लगभग 7-8 मीटर पीछे उड़ गया। ये सब देखकर सब ने हैरानी में चर्चा शुरू कर दी। तभी एक लड़के ने हैरानी में कहा, अरे ये कितना पावरफुल है, इसने एक किक में पुरव को उड़ा दिया। उसके पास खड़े लड़के ने भी हैरानी से कहा, अरे हाँ, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा भाई। तभी एक लड़के ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये लड़का जरूर मार्शल आर्ट मास्टर होना चाहिए, क्योंकि इसने एक ही किक में पुरव को बेहोश कर दिया। तभी संचित जमीन पर रेंगते हुए समर के पास गया और कहा, जीजू, आप बहुत अद्भुत हैं। क्या आप मेरे मास्टर बन सकते हैं? मुझे भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे सकते हैं? अब उसकी आंखें सम्मान से भरी हुई थी। जब समर ने कल अपने ससुराल में उससे मुलाकात की थी तो संचित ने समर से बहुत बुरा बर्ताव किया था, लेकिन अब बिल्कुल अलग था। संचित ने उसका नाम लेने की बजाय उसे जीजू पुकारा। समर ने संचित को आश्चर्यचकित नजर से देखते हुए कहा, शायद तुम कुछ गलत बोल गए हो। कल तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तुमने मुझे बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला फटीचर कहा था, लेकिन अब तुम मुझे जीजू कह रहे हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारा मास्टर बनूं। समर की बात सुनकर संचित और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया। उसका चेहरा लाल तो हो ही चुका था। समर को जीजू कहने के संचित के दो कारण थे। पहला, समर ने उसके दुश्मन की पिटाई की। उसने न केवल उसके लिए बदला लिया बल्कि उसकी जान भी बचाई। दूसरा, समर एक अविश्वसनीय मार्शल आर्ट फाइटर था। वो खुद भी एक स्किल्ड मार्शल आर्ट फाइटर बनना चाहता था ताकि पूरव से बदला ले पाए। संचित ने धीरे से कहा, जीजू, कियारा मेरी बहन है, जिसकी वजह से आप मेरे जीजू ही हुए ना। प्लीज मेरे मास्टर बन जाइए। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मैं स्टूडेंट नहीं बनाता। अब मेरे रास्ते से हट जाओ और निकलो यहां से। संचित ने उसको फिर से मनाने की कोशिश की और कहा, जीजू चलो ये ठीक है, अगर आप स्टूडेंट नहीं बनाते तो कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, मुझे अपना छोटा भाई मान लीजिए। उसकी बात सुनकर समर अवाक रह गया। उसने महसूस किया कि संचित एक दिल चिपचिपा कैंडी की तरह है और वो अपने दांतों से बाहर नहीं निकल सकता। समर ने संचित को बताया कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। समर इस तरह एक बेवकूफ छोटा भाई बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता था। इसलिए समर ने धीरे से कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो। मुझे तुम्हारे जैसा बेवकूफ छोटा भाई बिल्कुल नहीं चाहिए। समर को ऐसे जाता हुआ देखकर संचित का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, जी जो आप मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। संचित ने सोचा कि वो स्मार्ट है इसलिए उसे समझ नहीं आया था कल उसके पिता ने उसे बेवकूफ क्यों कहा था। आज उसके जीजू ने भी उसे बेवकूफ कहा। तभी समर हिमांशी के पास गया। उसने हिमांशी से चिंता के साथ पूछा, हिमांशी, क्या तुम ठीक हो? हालांकि हिमांशी ने कल उसकी इंसल्ट की थी, लेकिन वो जानता था कि वो सिर्फ अपनी बहन का बदला ले रही थी। हिमांशी ने असंतुष्ट भाव से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भले ही वो समर से प्रभावित थी, फिर भी वो अपनी बहन के लिए समर को माफ नहीं कर सकती थी। कभी कभी हिमांशी के मन में आता कि वो समर को बता सके कि उसकी बहन के पेट में बच्चा है, लेकिन उसकी बहन ने उसे चेतावनी दी थी। यह चौहान परिवार दिल्ली का बहुत पावरफुल परिवार है। वो डरते थे कि अगर चौहान परिवार को ये बात पता चल गया तो वो लोग समर को मार देंगे। समर ने भी उसकी बात सुनकर हल्के में कहा, हिमांशी, मैं तुम्हारा जीजू हूं, इसलिए मुझे तुम्हारा ध्यान तो रखना ही है। हिमांशी ने अपने जहरी होठ खोले और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, जीजू, आप वास्तव में सोचते हैं कि आप मेरे जीजू बनने में सक्षम हैं?
क्या आपने ऐसा कुछ किया है जो एक जीजू को कभी भी करना चाहिए? आपने मेरी बहन का ख्याल तक नहीं रखा। आप मेरा ध्यान क्या रखोगे? हिमांशु ने समर को बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया था। तभी संचित उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने मन ही मन हैरान होते हुए कहा, क्या जीजू? ये हिमांशु समर को जीजू क्यों कह रही है? उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। समर उसकी बहन का पति था, लेकिन हिमांशु उसे जीजू क्यों कह रही है? संचित ने हैरान होते हुए हिमांशु से पूछा, हिमांशी, समर मेरी बहन कियारा का पति है, इसलिए वो मेरे जीजू हैं। लेकिन तुम समर को जीजू क्यों कह रही हो? समर ने संचित को गुस्से भरी नजर से देखा। उसका मन कर रहा था कि वो संचित को एक जोरदार किक मारे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसने सोचा कि इससे कियारा के पापा को बुरा लगेगा। तभी हिमांशी ने ठंडी आवाज में संचित से पूछा, संचित, तुमने अभी क्या कहा कि कियारा तुम्हारी बहन है? वो समर की पत्नी है? हिमांशी की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन संचित अभी तक इस ठंडक को समझ नहीं पाया था। संचित ने सीधे सीधे उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हिमांशी, समर और मेरी बहन कियारा कल शादी का इनविटेशन देने हमारे घर आए थे। वो दोनों परसों शादी कर रहे हैं। उसकी बात सुनते ही हिमांशी ने उसको एक थप्पड़ मार दिया, जिससे उसको और ज्यादा दर्द महसूस होने लगा। संचित ने उसे हैरान होते हुए पूछा, हिमांशी, तुमने मुझे क्यों मारा? वो अभी भी अपना चेहरा मसल रहा था। सामने खड़ी लड़की उसकी ड्रीम गर्ल थी, लेकिन उसने उसको थप्पड़ कैसे मार दिया? हिमांशी गुस्से में बोली, तुम वो बेवकूफ हो जिसे मैं और मारना चाहती हूँ। तुमने समर को जीजू क्यों कहा? वो बहुत गुस्से में थी। संचित ने हिमांशी को एक कड़वे लहजे में देखा। उसे लगा कि वो काफी स्मार्ट है, लेकिन सभी उसे बेवकूफ कह रहे हैं। इसलिए वो बहुत परेशान था, और पहले उसके पिता जीजू और अब तो उसकी जो पसंद करने वाली लड़की थी हिमांशी, वो भी उसको बेवकूफ कह रही थी। संचित ने अपने मन ही मन खुद को खुश करते हुए कहा, क्या मैं वास्तव में बेवकूफ हूँ? ये असंभव है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ये लोग मुझसे सिर्फ जलन महसूस कर रहे हैं। हालांकि अगर समर सुन लेता कि अभी संचित के दिमाग में क्या चल रहा है, वो हंस हंस कर मर ही जाता। संचित ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा हिमांशी। क्यारा मेरी बहन है तो समर मेरे जीजू ही हुए। लेकिन जैसे ही संचित ने अपनी बात पूरी की, हिमांशी ने संचित को फिर चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। संचित ने हैरानी से फिर पूछा, हिमांशी, तुमने मुझे फिर दोबारा थप्पड़ क्यों मारा? हिमांशी ने कहा, इडियट, समर मेरे जीजू हैं, तुम उसे जीजू नहीं कह सकते। संचित ने डरते डरते हिमांशी से कहा, हिमांशी, तुम जो भी कहो मैं करूंगा। समर अगर तुम्हारे जीजू हैं तो मैं उन्हें फिर से जीजू नहीं कहूंगा। वो हिमांशी से फिर से थप्पड़ नहीं खाना चाहता था। संचित ने जो कुछ कहा उससे सुनने के बाद अंत में लगभग हिमांशी के चेहरे पर संतुष्टि आ गई। उसकी आंखों में जो भी ठंडक भरी हुई थी धीरे धीरे खत्म हो गई। वहीं समर वास्तव में उनके बीच फंस गया था। उनकी अजीब बातचीत सुनकर वो अभी भी संचित को उसकी बेवकूफी के लिए किक मारना चाहता था। संचित ने समर को अपनी पीली पड़ चुकी आंखों में देखते हुए कहा, जीजू, अरे अरे नहीं, हिमांशी नहीं चाहती कि मैं आपको जीजू कहूं, इसलिए क्या मैं आपको समर भाई बुला सकता हूँ? बड़े भाई समर, क्या प्लीज आप मुझे अपना छोटा भाई बना सकते हैं? वहीं उसकी बात सुनते ही समर ने उसके सिर पर एक चपत लगाई, लेकिन वो अभी भी उसके अंदर से उसे गुस्से को दबा रहा था। समर ने मन ही मन कहा, तुम मुझे जीजू सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हिमांशी ने तुमसे कहने से मना कर दिया। यार तुम सच में बेवकूफी हो। वहीं उसके चपत लगते ही संचित ने हैरान होते हुए पूछा, अब आपने मुझे क्यों मारा समर भाई? समर ने गुस्से में कहा, तुम जैसा बेवकूफ मेरा छोटा भाई कभी नहीं हो सकता। संचित ने कहा, बड़े भाई, मैं उतना बेवकूफ नहीं हूं जितना आप मुझे समझते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं काफी स्मार्ट हूं। समर संचित पर अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसको इग्नोर किया और हिमांशी की तरफ रुख किया। उसने कहा, हिमांशी चलो चलते हैं, आज हम एक साथ लंच करेंगे। हिमांशी जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसका हाथ पहले ही समर के पास था। वहीं उसको हिमांशी का हाथ पकड़ता हुआ देखकर संचित का चेहरा उतर गया। उसने मन ही मन कहा, समर भाई, हिमांशी का हाथ कैसे आप पकड़ सकते हो? संचित का चेहरा उतर गया था। उसके आंखों में ही पता चल रहा था कि उसको समर का हिमांशी का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा।
तभी उसको कुछ याद आया और उसने धीरे से कहा, वैसे उन्होंने कहा कि लंच के लिए जा रहे हैं। ये सोचते हुए वो उनके पीछे से चिल्लाया और वो भी उनके साथ आ रहा है। समर ने लंच के बहाने हिमांशी का साथ थोड़ा सा टाइम बिताने का वक्त लिया था। हालांकि संचित उनके साथ चिपक गया था, इसलिए समर को भी उसको साथ लेकर जाना पड़ा। तभी संचित ने हिमांशी से पूछा, हिमांशी, वैसे तुम समर भाई को जीजू क्यों कह रही हो? उसका सवाल ऐसा था जैसे कि वो एक जिज्ञासु बच्चा था। हिमांशी ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, मेरी बड़ी बहन उनकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो मेरे जीजू हैं। संचित ने अपनी बहू के साथ कहा, हिमांशी, एक आदमी सिर्फ एक ही पत्नी रख सकता है। समर भाई मेरी बहन कियारा का पति है। आपकी बहन उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? क्या तुम मुझे कुछ समझा सकती हो? कहीं तुम्हारी बहन उसके रिश्ते में तीसरा पहिया तो नहीं है? हालांकि वो बेवकूफ था, फिर भी वो जानता था कि इंडिया में हर आदमी सिर्फ एक ही शादी कर सकता था। संचित को पता था कि आजकल कई लड़कियां सिर्फ पैसे के लिए शादीशुदा लड़कों को भी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हो जाती थी, लेकिन उसको इस बात का यकीन नहीं था कि हिमांशी की बड़ी बहन उनमें से एक हो सकती है। हिमांशी और समर दोनों ने उसकी बात सुनने के बाद संचित के सिर पर एक एक थप्पड़ मारा। हिमांशी ने चपत लगाने के बाद धीरे से कहा, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को तीसरा पहिया कहने की? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? इस बेवकूफ को सबक सिखाने का एक ही रास्ता था, तुम बस थप्पड़ खाने लायक ही हो। हिमांशी ने महसूस किया कि अगर वो इस बेवकूफ के साथ ज्यादा समय बिताएगी तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे बात करते करते उन लोगों ने लंच कर लिया और फिर समर ने हिमांशी को वापस क्लास में छोड़ दिया। समर अपने शादी का इनविटेशन कार्ड देने के लिए कल दिल्ली भारद्वाज परिवार के पास जा रहा था, इसलिए उसके दिमाग में एक विचार आया कि वो पायल से मिलना चाहता है। एंटीक मार्केट से वो पायल के लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहता था। अगर उसे दिल्ली में पायल से मिलने का मौका मिल गया तो इसके पास उसको देने के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट तो होना चाहिए। समर जल्द से एंटीक मार्केट भी पहुंच गया। ये इंदौर की सबसे बड़ी एंटीक मार्केट थी। समर को अभी भी स्पष्ट रूप से याद था कि वो पिछली बार पायल के साथ यहाँ आया था। उस समय पायल उसको जबरदस्ती अपने साथ लेकर आई थी। फिर भी समर ने एक किंग साइज नीलम खरीदा और उसे को 50 करोड़ में बेच दिया था। प्रेसिडेंट अविनाश को भी उसके बारे में पता था, इसलिए वो एंटीक मार्केट में चलते हुए काफी अकेला महसूस कर रहा था। पायल के साथ बिताए गए पलों के बारे में सोचते हुए समर को इतना दिल में दुख हुआ। तभी समर को वो दृश्य याद आया जब वो एयरपोर्ट पर लेट पहुंचा था। वो ये सोच ही रहा था, वो आखिरी बार पायल को जी भर के गले भी नहीं मिल पाया। समर को बहुत पछतावा हो रहा था। जिस किसी ने भी इस दर्द का कभी अनुभव किया है वो कभी भी नहीं जान पाएगा। वो अगर प्यार और अलगाव में गिरने की भावना केवल वो लोग ही जान सकते हैं जिन्होंने अपने किसी इंपोर्टेंट पर्सन को खो दिया है। समर एक छोटे से दुकान पर पहुंचा। एक छोटे एंटीक स्टोर था जो सिर्फ 20 वर्ग मीटर में फैला था। फिर भी इसमें लगभग सब कुछ था, जैसा कि जेड, सुलेख, तांबे के सीखे, मिट्टी के बर्तन, ब्रेसलेट और पेंडेंट। स्टोर की मालिक एक बहुत सी खूबसूरत लड़की थी जिसने एक सफेद ड्रेस पहनी थी। ये लड़की कोई और नहीं, प्रेसिडेंट अविनाश की पोती अदिति गिल थी। अदिति ने जब समर को देखा तो उसे आश्चर्य के साथ मुस्कुराते हुए उसने कहा, समर भाई, आप यहाँ कैसे? समर ने आश्चर्यजनक रूप में पूछा, अदिति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अदिति को यहाँ देखकर थोड़ा कंफ्यूजन में हो गया था। उसके हिसाब से तो अदिति अपने दादाजी के साथ अग्रवाल इंडस्ट्री में होना चाहिए था। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, समर भाई, मैंने अभी नया एंटिक स्टोर खोला है। मेरे दादाजी ने मुझे एंटिक्स वर्ड्स में बारे में अधिक जानने के लिए कहा है, इसलिए मैंने स्टोर खोला। एंटिक वर्ल्ड में बस सिद्धांतों को जानना काफी नहीं था, ठोस अभ्यास करने की आवश्यकता थी जो अधिक एंटिक के बारे में रहने के लिए पता चल सकता था। समर ने उसकी बातों से सहमति जताते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अधिक एंटिक वस्तुओं के बीच में रहोगी तो ज्यादा जानोगी। इसके बाद अदिति ने पलकें झपकाते हुए कहा, समर भाई, लेकिन आप एंटिक मार्केट में क्या कर रहे हैं? समर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अदिति, मैं यहाँ कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीदने आया हूँ। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर समर भाई, वैसे आप किस तरह की चीज खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? क्या ये आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं या फिर किसी और को गिफ्ट देना चाहते हैं? समर ने मुस्कुराते हुए कहा,
मुझे किसी के लिए गिफ्ट खरीदना है, अदिति ने पूछा। किसी लड़के के लिए या फिर लड़की के लिए? समर ने कहा। लड़के के लिए। उसने महसूस किया कि अदिति एक बूढ़ी औरत की तरह रिएक्ट कर रही थी, जो इतने सारे सवाल पूछ रही थी। वहीं अदिति ने जब सुना कि वो एक लड़की के लिए कोई गिफ्ट लेने आया है, वो अचानक दुखी हो गई। हालांकि वो जानती थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसकी पत्नी नहीं थी। फिर भी अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, समर भाई, आप किस तरह का एंटीक वस्तु देखना चाह रहे हैं? ब्रेसलेट, लटकन या फिर कोई नेकलेस? समर ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर कहा, मुझे लगता है एक लटकन अच्छा रहेगा। अदिति ने अपने स्टोर में चारों तरफ इशारा किया और समर को समझाते हुए कहा, लटकन के लिए हमारे पास एम्बर, नीलम पेंडेंट, क्रिस्टल, जेड, गोल्ड, सिल्वर की चीजें हैं। आप बताइए क्या देखोगे? समर ने ध्यान से देखा, पाया कि वास्तव में अलग अलग रंगों और स्टाइल्स में बहुत सारे पेंडेंट्स थे। उसने देखा कि अदिति के स्टोर भी में बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट थे। समर ने एक नज़र उन सभी प्रोडक्ट्स को देखा और उसने देखा कि क्रिस्टल और डायमंड गुणवत्ता में बहुत कम है। गोल्ड और सिल्वर के प्रोडक्ट्स ज़्यादा एंटीक थे। वो एक ऐसे प्रोडक्ट की तलाश कर रहा था जो पायल के लिए परफेक्ट हो। थोड़ी देर सोचने के बाद समर ने गोल्ड के लटकन को चुनने का फैसला किया, क्योंकि इसका सौंदर्य, स्वास्थ्य और एंटी एजिंग पहलू बहुत लाभकारी था। जब समर गोल्ड के लटकन को ठीक से सिलेक्ट कर रहा था, तभी एक युवक स्टोर के अंदर आया और चिल्लाया, स्टोर का मालिक कौन है? तुम लोगों ने मुझे एक नकली प्रोडक्ट बेचा। मुझे अभी के अभी कैशबैक चाहिए। उस युवक की आवाज बहुत तेज थी, जिसे सुनते ही सभी लोग स्टोर में इकट्ठा हो गए। वही उस आदमी की बात सुनकर अदिति के चेहरे के भाव बदल गए। उसके स्टोर का पूरा सामान प्रामाणिक था, फिर यह प्रोडक्ट नकली कैसे हो सकता था? इसलिए अदिति ने उस आदमी से कहा, यहाँ सभी आइटम 100% प्रामाणिक हैं। हम यहाँ नकली प्रोडक्ट नहीं बेचते। उसे यकीन था कि स्टोर के सभी आइटम प्रामाणिक थे, क्योंकि उसने उनमें से प्रत्येक प्रोडक्ट को ठीक से चुना था। सभी प्रोडक्ट्स की उसके दादाजी अविनाश गिल ने जांच भी की थी। एंटीक स्टोर में क्रेडिट और रेपुटेशन दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी। आगे से कोई भी कस्टमर ऐसे एंटीक स्टोर पर नहीं आएगा जहां नकली प्रोडक्ट सेल किए जाते हों। इसलिए सब लोग जानते थे कि स्टोर वाला नकली प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। सभी लोग जानते थे कि वो युवक झूठ बोल रहा है। तभी उस युवक ने एक एम्बर पेंडेंट सभी के सामने आदित्य को दिखाते हुए कहा, मैंने सिर्फ यहाँ से ही ये लटकन खरीदा था। ये नकली है। वो अपनी बात पर जोर दे रहा था, ताकि सभी लोग उसकी बात सुने और उसके बारे में अच्छी राय लगे। तभी एक लड़के ने कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि स्टोर में नकली प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। तभी उसके पास खड़े एक लड़के ने और कहा, अरे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। मुझे भी सुंदर सी लड़की को देखकर बिल्कुल विश्वास ना हो रहा। ये वास्तव में अपने छोटे से सुंदर से चेहरे के साथ नकली प्रोडक्ट बेचेगी। वहीं एक और लड़के ने कहा, मैं तो स्टोर से कुछ खरीदने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब नहीं। अब मैं कहीं और से खरीद लूंगा। लोगों ने मान ही लिया था कि अदिति के स्टोर में सच में नकली प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। वहीं अदिति ने जब भीड़ को अपनी आलोचना करते हुए सुना, तो वो थोड़ी सी नाराज हो गई। अदिति ने इस युवक को पहचान लिया था, क्योंकि उसने उसी के स्टोर से एक एम्बर पेंडेंट खरीदा था। उसने महसूस किया कि आदमी कितना अनैतिक था और उसने वास्तव में झूठी वस्तु को बेचने का आरोप लगा दिया। अदिति बहुत डर गई थी। जब उसने युवक का गुस्सा देखा, वो पीछे कदम भी हटा लिए थे। उस युवक ने उससे कहा था, मुझे ऐसे समझाने की कोशिश मत करो। आपने मुझे एक नकली पेंडेंट बेचा है। समर उसकी हालात देखकर समझ गया था कि अदिति बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसने साथ देते हुए फैसला किया। आखिर वह प्रेसिडेंट अविनाश की पोती थी, उसकी अच्छी दोस्त भी थी। हालांकि समर ने उस युवक के पास जाते हुए शांति से कहा, दोस्त, ये एम्बर पेंडेंट देखने में तो प्रमाणिक लग रहा है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नकली है? अदिति को उम्मीद थी कि समर उसका साथ जरूर देगा, लेकिन उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि वो अदिति का साथ देगा। अब क्या करेगा यह आदमी? आखिर कौन था यह आदमी? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करना।